किंग सर्कल, लोखंडवाला, अंधेरी में सड़क पर पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पर गाड़ियां बारिश के पानी में फंसी हुई दिखी। अंधेरी सबवे भी जलमग्न हो गया, लिहाजा उसे बंद कर दिया गया। इसके साथ ही सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन पर आवाजाही ठप है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मुंबई और इसके आसपास के इलाके में अगले 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। बारिश के बाद जल जमाव को देखते हुए बीएमसी ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। चेंबूर की तस्वीर, निचले इलाके जो हैं मुंबई के, वहां पर जल जमाव जगह जगह देखा जा रहा है। प्रभा देवी ये इलाका भी देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े वाहन तक आपको पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसी बीच लोग सड़क पर चलने को मजबूर हैं इसी जल जमाव की स्थिति में। ट्रैक्स की हालत देखिए, पूरी तरह से पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले 24 घंटे भी बारिश का अलर्ट है, यानी 24 घंटे और इस तरह के हालात रह सकते हैं मुंबई में। तो जाते जाते मॉनसून ने भी मुंबई में एक बार फिर जो हालात पैदा किए हैं, मुश्किलें लेकर ये मुंबई वासियों के लिए आए। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं गेटवे ऑफ इंडिया से। आशुतोष, इस वक्त क्या हाल है? अभी भी बारिश हो रही है और क्या अलर्ट जारी किया गया है आज के बारे में? सबसे बड़ी जानकारी ये कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई है उसने एक दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है, जिसके चलते जो अब हाई कोर्ट हैं और दूसरे कई जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर भी जो है काम धाम आज चूंकि बंद रहेगा। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ सुबह से आप लगातार देखिए कि जब हम जुड़ रहे थे मुंबई से, हर जगह भारी बरसात थी। दक्षिण मुंबई का ये जो कुलाबा फोर्ट एरिया है, चर्नी रोड है, ग्रांट रोड है, चर्च गेट है, यहाँ पर बारिश रुकी है, लेकिन दूसरे इलाकों में बरसात हो रही है। तो आज दरअसल तस्वीर ऐसी थी कि कल रात से जो लगातार बरसात थी, सिर्फ लो लाइन इलाके, निचले इलाके ही नहीं बल्कि मुंबई के उन इलाकों में जिसमें दक्षिण मुंबई भी शामिल है, जहां मैं आपसे थोड़ी देर पहले खड़ा था, वहां के चारों रास्तों पर पानी था। तो निचले इलाकों से ज्यादा, क्योंकि जो बरसात है जो प्रति एमएम दर्ज की जाती है वो भी आम दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। 24 अगले घंटे जो है वो भी मुश्किल भरे हैं, लेकिन बरसात अगले 3 दिनों तक होनी है। तो आज की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि इस तरह पानी भरा पटरियों पर कि रेलवे को भी रोकना पड़ गया, ट्रैफिक जाम कई जगहों पर घंटों के लिए लग गया है और ऐसे में बीएमसी को छुट्टी तक का ऐलान करना पड़ गया है। नेहा, लौटेंगे आशुतोष, हमारे साथ सौरभ वक्तानिया भी हैं, लोअर परेल में सौरभ मौजूद हैं। सौरभ, क्या हाल है निचले इलाकों का मुंबई की? क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें तो वाकई काफी चिंता पैदा करती हैं। आप सिर्फ यहाँ की तस्वीरें देखिए, पिछले कुछ घंटों से बारिश बंद है, लेकिन यहाँ के हालात देखिए। पूरी की यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो गाड़ियां है वो पानी के अंदर डूब चुकी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। आप देखिए यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी मौजूद जरूर है, उन्होंने जितने भी यहाँ पर मैनहोल है उसे पूरी तरीके से खोल दिया गया है कि पानी जा सके। आपको एक और बात बता दूं कि ये वही इलाका है जहाँ पर इसी तरीके से लोगों ने जब मैनहोल खोला था तो उसमें एक सीनियर सिटीजन की डूब के मौत हो गई थी। 2 दिन बाद तो लाश मिली थी, लेकिन एक सबक सीखता हुआ नजर नहीं आ रहा बीएमसी, क्योंकि आप देखिए इस इलाके में जहां तक आपकी नजर जाएगी पूरी तरीके से पानी से ये भरा हुआ इलाका। अब आप देखें कि मेट डिपार्टमेंट ने तो सीधे तौर पे कह दिया कि अगले 24 घंटे तक ऐसे ही लगातार बारिश होती रहेगी, लेकिन बीएमसी का कहना है कि ये बहुत ही ज्यादा बारिश है। अगर आपको पहले से ही पता है कि मुंबई में इतनी बारिश होती है और ये सालों से हम देखते आ रहे हैं, ये पहली बार नहीं है कि मुंबई में इतनी बारिश हो रही है, लेकिन हर साल मुंबई करों को यही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आप देखिए कैसे हालात है यहाँ पर, पूरी तरीके से जो व्हीक्यूलर मूवमेंट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग यहां से घरों से बाहर निकले हैं कि लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हो सके, क्योंकि पानी आप देखिए महिलाएं और सीनियर सिटीजन को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहां पर ये जो हालात है, और अभी तक यहाँ से पानी नहीं निकला, वो देखिए आप दूर दूर तक आप देखिए कि पूरी तरीके से वहाँ पे टैक्सी और जो गाड़ियां हैं। सौरभ, ये तो जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, आपने कहा कि हर साल यही हालात होते हैं बारिश में, लेकिन देखिए ये साल तो कई और वजहों से अलग है और उसमें से सबसे बड़ी वजह कोरोना है। लेकिन ऐसे में ही जहां पर कोरोना का इलाज हो रहा है, खासतौर पर वो हॉस्पिटल, ऐसे हालात में बारिश के वक्त में कोरोना अस्पताल की क्या हालत है, इस पर हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मुंबई के नायर हॉस्पिटल के बाहर हैं। मुंबई सेंट्रल इलाके में ये हॉस्पिटल है, कोविड फैसिलिटी है। यहाँ पर कई पेशेंट्स हैं जो कोविड की ट्रीटमेंट ले रहे हैं और
भारी बारिश के चलते आप देखेंगे कि यहाँ पर एंट्रेंस पर ही कितना पानी दिख रहा है, अंदर भी काफ़ी पानी है, जिससे हॉस्पिटल को अपना ऑपरेशंस रन करने में दिक्कत हो रही है। जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए बीएमसी ने आज हॉलीडे डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि कई ऐसे स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, कई ऐसे इमारतें हैं जो पानी में बहुत हद तक आप कह सकते हैं डूबी हुई है, और जिससे जो आप कह सकते हैं कि लोगों की गाड़ियां हैं या बाकी कोई चीज़ है उसका भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और आने वाले 24 घंटे में भी मुंबई में ऐसी ही तेज़ बारिश की वार्निंग है। मुस्तफा शेख, आज तक। सौरभ वक्तानिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, विडंबना देखिए कि जिस दिन सबसे ज्यादा बीएमसी को एक्टिव होना चाहिए था उसी दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो छुट्टी पर है और जो लो लेवल के जो ऑफिसर्स हैं जैसे कुछ कर्मचारी है उनको काम पर लगा दिया है। आप देखिए यहाँ की हालत, यहाँ पे देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी ये मेन इलाका है, ये मेन हाईवे कनेक्ट करता है, ये साउथ मुंबई को जो है नॉर्थ मुंबई से कनेक्ट करता है। लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखिए, जितने भी मैनहोल्स है उन सारे मैनहोल्स को खोल दिया गया है, लेकिन उससे भी यहाँ पर पानी नहीं निकल रहा है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी तस्वीरें, इस तरफ की आपको तस्वीर दिखाओ, यहाँ पे देखिए बीएमसी की इतनी बड़ी गाड़ी है लेकिन वो तक बंद पड़ चुकी है। तो आप देखिए कि हालत कितनी ज्यादा खराब है। और आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर पानी है यहाँ से निकालकर उसे वेस्टर्न रेलवे का जो ट्रैक है वहां पर फेंका जा रहा है। बड़े बड़े पंप्स लगाए गए हैं और वहां पर पानी फेंका गया है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि जो रेलवे ट्रैक है वहां पर पानी भर चुका है और पूरी तरीके से चर्चगेट और बांद्रा के बीच की रेल सेवा पूरी तरीके से ठप है। यानी कि आप समझिए मुंबई में अगर जो लोकल ट्रेन बंद हो जाती है, यानी कि लोकल की लाइफलाइन बंद हो जाती है, तो पूरी तरीके से मुंबई एक तरीके से स्टैंडस्टिल हो जाता है। और यही जो ये तरीका अपनाया गया है मैनहोल को खोलने का, दरअसल ये किसी भी तरीके की दुर्घटना को न्योता दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए अभी पहला जो मैनहोल है ये सबसे बड़ा मैनहोल है। यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 कर्मचारी आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हमें जो यहाँ के लोग बोल रहे थे कि ये भी यहाँ पर कोई था नहीं। अब देखिए थोड़ी दूर पर यहाँ पे इस तरफ और 2 मैनहोल है। अब देखिए यहाँ पर तो एक बंदा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खड़ा है, लेकिन उस तरफ वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। और कुछ सालों पहले की ही बात है, मैं आपको बता दूं, एक सीनियर सिटीजन थे यहाँ पर, लोगों ने इसी तरीके से, क्योंकि लोगों के घरों में पानी घुस रहा था तो लोगों ने मैनहोल को खोल दिया। वो सीनियर सिटीजन को पता नहीं था यहाँ पर एक बड़ा मैनहोल है, वो उस मैनहोल में जाके गिरे। और मैं आपको बता दूं कि 2 दिन बाद वर्ली इलाके में उनकी डेड बॉडी मिली थी। तो आप सोचिए कि बीएमसी उससे भी अभी तक कोई सबक नहीं सीख रहा है। हाई टाइम हो गया है कि मुंबई करों को ये जो तकलीफ झेलनी पड़ रही है इतने सालों से, जो बारिश में हम लगातार देख रहे हैं, कि बीएमसी कुछ करे। क्योंकि आज भी जब हमने बीएमसी से पूछा कि आज कैसे आपका जो पूरी व्यवस्था है पूरी तरीके से ठप पड़ गई है, तो बोल रहे हैं कि 200-250 mm से ज्यादा की बारिश हो चुकी है, उतने की कैपेसिटी ही नहीं है। लेकिन ये पहली बार नहीं इतनी बारिश हुई है, हर साल इतनी बारिश होती है, तो ये रिपेयर क्यों नहीं होते, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई में क्यों पैदा हो जाते हैं? और जो तस्वीरें सौरभ आप लगातार दिखा रहे हैं वो बहुत चिंता पैदा करती हैं और प्रशासन के काम करने के तरीके पर सवाल भी। ये अगर आप अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें देखें, किंग सर्कल, अंधेरी, लोअर परेल, लोखंडवाला, गिरगांव, क्या हालात है वहां पर। और ये सिर्फ आज की बारिश है, इससे आप अंदाजा लगाइए जाता जाता ये मानसून है, पीक सीजन भी नहीं है मानसून का। तो ऐसे में ये हालात आज मुश्किल भरा दिन मुंबई वासियों के लिए लेकर आए हैं। बतौर बिहार डीजीपी अपना तेवर दिखाने वाले गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया है। उनका कार्यकाल अगले साल फरवरी तक था, लेकिन उससे पहले उन्होंने स्वैच्छिक रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उनकी जगह एसके सिंघल को बिहार डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। माना यह जा रहा है कि वीआरएस लेने के बाद अब वो आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तलाश तो लेंगे हम, जब साक्ष्य जुटा लेंगे, एविडेंस जुटा लेंगे, तो जमीन खोद करके निकाल लेंगे और दुनिया के किसी कोने में कोई अभियुक्त छुपा होगा हम छोड़ेंगे थोड़े। पहले बिहार पुलिस के मुखिया के रूप में तेवर दिखाए। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। अब सियासत में भी तेवर दिखाने की तैयारी है। किसी को मुंबई पुलिस पर इतना ही घमंड है तो 50 दिन में क्या किया मुंबई पुलिस ने, ये बताया ना देश को।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से सुर्खियों में रहे बिहार के पुलिस प्रमुख गुप्तेश्वर पांडे का अब नया अंदाज दिख सकता है। गुप्तेश्वर पांडे ने राज्य के डीजीपी पद से समय से पहले ही सेवानिवृत्त ले लिया है। मंगलवार को राज्यपाल ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली। ऐसे में जब उनकी नई भूमिका नजर आ सकती है, कयास लगाए जा रहे हैं कि वो सियासी बिसात पर शहमात की चाल चलने वाले हैं। आज तक जो चल रहा है वो बिल्कुल अफवाह है, लेकिन जहां मैं जाता हूं ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो मैं ये कहता हूं क्या चुनाव लड़ना पाप है? आप भी लड़ लीजिए। अगर कोई इस्तीफा दे करके या सेवानिवृत्त होकर के राजनीति में आना चाहता हो तो ये अनैतिक है, असंवैधानिक है या गैर कानूनी है? ये तो कोई पाप है नहीं। अपनी वीआरएस के फैसले के बाद उन्होंने ट्वीट कर कल ऐलान किया कि वो 23 सितंबर को यानी आज शाम 6 बजे अपने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी कहानी बताएंगे। गुप्तेश्वर पांडे की पहचान उग्र तेवर और बेबाकी के लिए होती रही है। हाल के दिनों में सुशांत की मौत को लेकर वो बिहार सरकार का चेहरा बन गए। तीखे अंदाज में नीतीश सरकार का पक्ष रखा तो मुंबई पुलिस की तफ्तीश पर सवाल भी उठाए। इस रहस्यमय मौत के 50 दिन तक जो जांच चली उसमें क्या आपने तीर मार लिया? किस नतीजे पर आप पहुंचे? उसको रहस्यमय बनाते जा रहे हैं, पूरे देश में सनसनी फैलाते जा रहे हैं, हमको अनुसंधान करने नहीं देते। हमारे अफसर जाते हैं वहां टेम्पो पर घूमते हैं। इन तेवर की बदौलत ही बात संजय राउत वर्सेस गुप्तेश्वर पांडे की होने लगी, लेकिन उन्होंने हर कदम नाप तौल कर रखा और हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा। जब गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लिया तो रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे को तंज करने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस के अनुरोध पर 24 घंटे के अंदर बिहार सरकार और केंद्र सरकार की सहमति ठीक वैसी ही है जैसे कि बिहार सरकार ने रिया का केस सीबीआई को ट्रांसफर करने में दिखाया और केंद्र सरकार ने उस पर मुहर लगाई। ये जस्टिस ऑफ एसएसआर नहीं, जस्टिस फॉर गुप्तेश्वर पांडे है। सत्यमेव जयते। गुप्तेश्वर पांडे ने 2009 में भी वीआरएस लिया था। तब उन्होंने अपने गृह जिला बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जताई थी। बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब टिकट नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने दोबारा पुलिस सेवा में लौटने का फैसला किया। नीतीश सरकार ने 2019 में ही उन्हें डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी। 1987 के बैच के आईपीएस अफसर गुप्तेश्वर पांडे की गिनती तेज तर्रार अफसरों में होती है। हाल ही में उन पर एक म्यूजिक वीडियो का टीजर भी लॉन्च हुआ है, जिसमें उन्हें रॉबिन हुड के रूप में दिखाया गया है। इंतजार है शाम 6 बजे का, जब गुप्तेश्वर पांडे नई भूमिका पर तस्वीर साफ कर देंगे। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस दीपिका के तार ड्रग्स से तो जुड़ गए, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी दीपिका अब तक खामोश है। 3 साल पुराने ड्रग्स चैट पर ना कोई सफाई दी है, ना कोई कुछ बोला है। लेकिन चुप्पी से दीपिका नहीं बच सकती, क्योंकि नार्कोटिक्स ब्यूरो दूसरी कड़ी को पकड़ चुका है। क्वान कंपनी की करिश्मा ही नहीं, सीईओ और मालिक तक से सवाल जवाब हो रहे हैं। बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड, बड़ी हीरोइन। दीपिका के ब्रांड के आगे बड़े बड़े हीरो भी नहीं ठहरते, लेकिन एक झटके में सब दागदार हो गया। ड्रग्स के दलदल में छपाक से बॉलीवुड के बाजार में दीपिका की चमक फीकी पड़ गई। ड्रग्स लीला में दीपिका का नाम आए 48 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन वो खामोश है। ना कोई सफाई, ना कोई बयान। आखिरकार क्यों चुप है दीपिका? हर मामले पर बोलने वाली अब बोलती क्यों नहीं? लोग ताने दे रहे हैं, माल की बात कर रहे हैं। जिसकी जुबान पर दीपिका के डायलॉग होते थे, अब वो भी सवाल कर रहे हैं। ऊंचे से ऊंचा बंदा, पोटी पे बैठे नंगा, फिर काहे की सोसाइटी, काहे का पाखंडा, भेजे से कलेजे से कलेजे के कलेजे से। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि करोड़ों की रोल मॉडल नंबर 1 हीरोइन भी नशे और धुएं की जाल में जकड़ी है। नशा करती है, नशेड़ी है।
सुशांत की मौत की जांच में रिया पर शिकंजा कसा तो बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग बेनकाब होता गया और फिर दीपिका पादुकोण भी नारकोटिक्स ब्यूरो के राडार पर आ गईं। सुशांत की बिजनेस मैनेजर जया साहा की सहयोगी करिश्मा की ड्रग्स चैट से खुलासा हुआ तो बॉलीवुड की मस्तानी दागदार हो गई। 28 अक्टूबर 2017 की चैट में दीपिका ड्रग्स की मांग करती नजर आ रही हैं। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना? गांजा नहीं। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुँचना है। यहाँ जिस कोको क्लब का जिक्र हो रहा है वहाँ की तस्वीर भी सामने आई है। फिल्म पद्मावती की शूटिंग खत्म होने के बाद दीपिका यहाँ पार्टी के लिए पहुँची थी। 28 अक्टूबर 2017 को पार्टी के लिए दीपिका ड्रग्स मंगा रही थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट की जांच करने के बाद दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया और 48 घंटे बाद भी बॉलीवुड की ए लिस्टर अदाकारा दीपिका पादुकोण ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। दावोस में मेंटल हेल्थ पर अपने मन की बात करते हुए दीपिका ने दुनिया का दिल जीत लिया था, लेकिन अब ड्रग्स लेने की जांच और दायरे में आई दीपिका पादुकोण सवालों के घेरे में है। सिर्फ 22 साल की उम्र में दीपिका धमाके के साथ बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी थी। आते ही वो फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी की गारंटी बन गई। सफलता ने कदम चूमे तो डिप्रेशन ने भी धर दबोचा। तो क्या डिप्रेशन का शिकार होने के बाद दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेने लगी? क्या डिप्रेशन के दौरान ही दीपिका क्वान की मैनेजर करिश्मा के संपर्क में आई? क्या दीपिका को ड्रग्स का चस्का बॉलीवुड की पार्टियों से लगा? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब सिर्फ दीपिका दे सकती हैं। दीपिका इस वक्त गोवा में शूटिंग कर रही हैं। सूत्रों की माने तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जल्द ही दीपिका को सम्मन कर सकती है, सवाल जवाब कर सकती है। के सूत्र बता रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत, अभी तो बहुत सारी बड़ी मछलियां इस शिकंजे से दूर हैं जिनका नाम सामने आना बाकी है। तो एनसीबी की रणनीति दरअसल ये है कि पहले कॉन्टैक्ट को एस्टेब्लिश किया जाए, टेक्निकल एविडेंस हैं उनको मजबूत किया जाए और साथ ही बयानों के आधार पर केस इतना मजबूत हो कि जब उन्हें सम्मन भेजा जाए या गिरफ्तारी की नौबत आए तो कोई भी एनसीबी के शिकंजे से बच ना सके। दीपिका से पूछताछ में बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। बड़ी बड़ी मछलियां ड्रग्स के जाल में फंस सकती हैं। अब इंतजार है एनसीबी के अगले कदम का, तभी साफ होगा दीपिका की ड्रग्स लीला कहां तक जाती है और असल में कौन कौन बॉलीवुड की थाली को काली कर रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख, आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड में कामयाबी का परचम लहराने वाली दीपिका डिप्रेशन के शिकंजे में एक वक्त में थी। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या डिप्रेशन और ड्रग्स में कोई कनेक्शन है? दीपिका ने खुद माना था कि उनकी जिंदगी में 2014 एक बुरे साल की तरह आया। उसी साल वो डिप्रेशन से घिरी, लेकिन ड्रग्स चैट 2017 का है। तो क्या इसका डिप्रेशन से कोई लेना देना है? इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पकड़ पकड़ बम्बई तो 80 90 पूरी 100 रुपए का दमजोली 200 गम हो ऑरेंज और ठीक इसके 3 साल बाद दीपिका की जिंदगी में उथल पुथल हो गई। दीपिका डिप्रेशन में चली गई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतनी कामयाब स्टार को क्या हुआ है। आज तक पर दीपिका ने इसका राज भी खोला था। The triggers could be different for different people, but it's something that came on very unexpectedly, and I think it was important for me to share my story, to share my journey, to share my experience with the intention of helping other people who were probably struggling with the same thing but not being able to recognize what they were going through. इसी साल दावोस में दीपिका को मेंटल हेल्थ पर जागरूकता पैदा करने के लिए क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 15th February 2014, I vividly remember waking up with a hollow feeling in my stomach. I felt empty and directionless. I'd become irritable, and for someone who loves to multitask, making decisions suddenly felt like a burden. I would cry endlessly. Waking up every morning had become a struggle. I was exhausted, and I often thought of giving up.
My mother, who recognized that something was amiss, insisted I seek professional help. Subsequently, I was diagnosed with anxiety and clinical depression. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दीपिका ने ट्वीट किया था और लिखा था, मेरे साथ बोलिए, आप डिप्रेशन से मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन जैसे ही दीपिका की ड्रग्स चैट सामने आई, डिप्रेशन और ड्रग्स का कनेक्शन तलाशा जाने लगा। कंगना ने तो इस कॉकटेल पर करारा प्रहार किया। मेरे साथ बोलिए, डिप्रेशन ड्रग्स की लत का नतीजा है। अच्छी परवरिश और अलग क्लास का दावा करने वाले तथाकथित ऊंचे घरानों के स्टार बच्चे अपने मैनेजरों से पूछते हैं कि माल है क्या। डिप्रेशन पर बोलने वाली दीपिका ने ड्रग्स पर चुप्पी साध ली, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने तो बोलना ही होगा। दीपिका को बताना ही होगा ये हैश क्या है, ये माल क्या है। अगर इस केस में कोई चैटिंग है, कॉल रिकॉर्ड है, सीडीआर कब्जे में ली गई है या मांगी गई है किसी ऑथराइज्ड चैनल से, तो उन सब चीजों की अपनी हैसियत है एविडेंस एक्ट के तहत, और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी और ट्रायल के दौरान भी वो कोर्ट में इस्तेमाल की जाएंगी। ड्रग्स चैट को लेकर दीपिका पर शिकंजा कसता जा रहा है। एनसीबी कई सेक्शंस लगा सकती है, मसलन सेक्शन 8C यानी प्रतिबंधित चीज खरीदना और इस्तेमाल करना, सेक्शन 20B(2) ड्रग्स बनाना, रखना, बेचना, खरीदना या इस्तेमाल करते पाए जाना, सेक्शन 27 से प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़ी एक्टिविटी को बढ़ावा देना। कुछ ऐसे आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एनसीबी को साबित करना होगा कि दीपिका ने प्रतिबंधित ड्रग्स खरीदा, उसका भुगतान किया और उसे ट्रांसपोर्ट किया। इन सवालों के जवाब से पहले एनसीबी पुख्ता तैयारी कर लेना चाहती है। इसीलिए सबसे पहले निशाने पर है क्वान कंपनी के मालिक सीईओ ध्रुव और मैनेजर जया साहा और करिश्मा। मुंबई से मुस्तफा शेख, आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।